प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इकोलॉजी, उसमें आज हम ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के 3 प्रमुख कार्य है: ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, उत्पादन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। इस तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्रयोग करके कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागति के प्रथम 2 नियमों के अनुसार होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिक लिंडमैन ने 1942 में एक मॉडल में किया। इसके आधार पर बहुत से वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के मॉडल बनाए। सूर्य के प्रकाश का केवल 42% भाग ही दृश्य प्रकाश है। इसके अतिरिक्त अवरक्त व पराबैंगनी किरणें व अन्य विकिरण होती है। अधिकांश पराबैंगनी किरणों तो ओजोन परत द्वारा सोख ली जाती है, परंतु और बहुत सी धूल कण इत्यादि द्वारा आसपास छितरा दी जाती है। पृथ्वी की सतह पर तक सूर्य की आधी प्रकाश ऊर्जा भी नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी की सतह से भी अधिकांश ऊर्जा परिवर्तित कर दी जाती है, वह कुछ अवशोषित कर ली जाती है। यह अवशोषित ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। स्वपोषी पौधे पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का 21% भाग प्रकाश संश्लेषण में खर्च करते हैं। उक्त क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। पोषण चक्र की बात करें, एक पारिस्थितिक तंत्र में वांछित पोषक तत्वों का प्रवाह एक निश्चित क्रम में होता है। खनिज तत्वों का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक दोनों घटकों में होता है तथा संपूर्ण जैव मंडल में खनिज विशेष की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इसे पोषक चक्र कहते हैं। 10% का नियम। इस नियम के अनुसार उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक खाद्य श्रृंखला की हर स्तर पर पिछले स्तर को उपलब्ध ऊर्जा का 10% भाग ही उपलब्ध हो पाता है। शेष वातावरण में वितरित हो जाता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, प्रकाश में ऊर्जा स्थानांतरण एवं परिवर्तन। जैसे कि सूर्य से प्राप्त उपयोगी प्रकाश 100% है, उसमें परावर्तित ऊर्जा 20% और विकिरित ऊर्जा 10%। श्वसन, वाष्पोत्सर्जन एवं ऊर्जा के रूप में खर्च 69%। संचित ऊर्जा 1%। अब हम बात करेंगे प्राथमिक उत्पादन की। खनिज पदार्थ की दी गई मात्रा के निश्चित समय में उत्पादित कार्बनिक पदार्थ एवं ऊर्जा प्राथमिक उत्पादन कहलाता है। इसे प्रति यूनिट समय में संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के रूप में निरूपित किया जाता है। यह कार्य स्वपोषियों विशेषतः प्रकाश संश्लेषी पौधों द्वारा किया जाता है, अतः वे प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादकता एक आवास में दिए गए निश्चित समय में उत्पादन एवं कुल उपस्थित जैव भार का अनुपात है। कुल उत्पादन प्रकाश एवं खनिज तत्वों की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा निश्चित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ प्रति इकाई समय में उत्पादित करते हैं। इसे कुल उत्पादन कहा जाता है। नेट उत्पादन पौधे की चयापचय क्रियाओं में खर्च ऊर्जा को कुल उत्पादन में से घटा दे तो नेट उत्पादन प्राप्त होता है। द्वितीयक उत्पादन यह उपभोक्ता द्वारा उत्पादित जैव भार है, अतः उपभोक्ता द्वारा उत्पादित जैव भार को द्वितीय उत्पादन कहते हैं। उपभोक्ता उत्पादकों द्वारा उत्पादित जैव भार को ही परिवर्तित करके जैव भार बनाते हैं, अतः वे विषम भोजी कहलाते हैं। ऊर्जा जो उत्पादकों द्वारा ग्रहण की जाती है पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों में गुजरती हुई क्रमशः 10% के नियमानुसार कम होती जाती है। इन पोषण स्तरों के बीच बीच में कुछ अन्य स्तर भी होते हैं। यह निम्न परजीवी भोजन श्रृंखला में साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए टिक्स जो मांसाहारी जीवों का भी खून चूसती हैं। टिक्स के शरीर पर भी परजीवी जीवाणु में वायरस रह सकते हैं तथा जीवाणु भोजी वायरस द्वारा खाए जा सकते हैं। अपरदक भोजी की बात करें तो वह जीव जो मृत जीवों के सड़े गले अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं अपरदक भोजी कहलाते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं जो केवल मृत प्राणियों के शवों को खाकर जीवित रहते हैं। जैसे कोलियोप्टेरा वर्ग के प्राणी व मक्खियाँ नेफ्रोफेजेज कहलाती है। कोप्रोफेजेज वह जीव है जो अन्य जीवों का मल या उत्सर्जित पदार्थ खाकर जीवित रहते हैं, जैसे डग बीटल्स। मृतोपजीवी जो सड़े गले पौधों के अवशेषों को खाते हैं, जैसे वुड लाउस। जियोफेसेज या मृदा भोजी ये वे प्राणी जो मृदा में रहते हैं तथा मिट्टी खाकर जीवित रहते हैं, जैसे कछुआ, मकड़ी जाति के जीव इत्यादि। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि विभिन्न पोषण स्तरों के मध्य भी अनेक कारणों से ऊर्जा का क्षय होता है। प्राणी की उपापचय ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य जीव जो उसे सीधे नहीं खाते भी जीव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब हम पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करें तो यह विभिन्न पोषण स्तरों के जैव भार की मात्रा के आधार पर जीवों की संख्या के आधार पर जमाया जाए तो इससे पिरामिड की आकृति प्राप्त होती है। इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। ऐसी ही आकृति उपभोग की गई ऊर्जा के लिए भी प्राप्त होती है, मगर ऊर्जा का सदैव सीधा होता है।
उदाहरण तौर पर उत्पादक जैसे पेड़ पौधे, घास इत्यादि बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं, उनका जैव भार बहुत अधिक होता है। इनको खाकर जीने वाले शाकाहारी जीवों का जैव भार अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है, क्योंकि उन जीवों की उपापचय क्रियाओं में बहुत सी ऊर्जा खर्च हो जाती है तथा सभी उत्पादक शाकाहारियों द्वारा नहीं खाए जाते। इसी तरह से शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी जीवों का जैव भार शाकाहारी की तुलना में कम होता है। मांसाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे गिद्ध, झरक इत्यादि का जैव भार मांसाहारियों की तुलना में काफ़ी कम होता है। धन्यवाद।